Hello everyone, welcome back. Welcome to Guru Mantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. So guys, as you know that currently we are doing a series for DBT JRF exam and काफ़ी सारे सेशंस हम कर चुके हैं relevant to a different module that is cell biology and gradually मैं और भी questions practice sessions आपके लिए लेकर आऊँगी relevant to that module. But for now we are switching on to the molecular biology. मॉलिकुलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस पर हम फोकस करेंगे एज वी नो दैट ये सब्जेक्ट सिर्फ डीबीटी के लिए ही नहीं मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस जो अभी तक आपसे 2010 से लेकर 2019 तक पूछे जा चुके हैं। मेक श्योर पूरी करंट इन्फॉर्मेशन के लिए एंड सारे अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल गुर मंत्र के साथ ज्वाइन रहें एंड फ्रीली उसको ज्वाइन कर लें। आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मोरोवर सेकेंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक कन्वे करती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ माय टेलीग्राम चैनल दैट इज़ अगेन गुर मंत्र, वो भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। So guys, as usual, today's live test is of 24 marks. Each question will be of 3 marks plus 3 ऐड करेंगे। अगर आपने सही किया है -1 डिडक्ट करेंगे एज ए नेगेटिव मार्किंग, अगर गलत किया है प्लीज़ ऑनेस्टली अपना पेपर जो है सॉल्व कीजिएगा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू यू आफ्टर द टाइम इज ओवर एंड अगेन लास्ट में अपना टोटल स्कोर भी मेंशन कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। This is the very first question and this is the latest question. Please have a look. Please stop everyone, your time is over. Question was very simple. If a completely radioactive double-stranded DNA molecule undergoes 2 rounds of replication in a non-radioactive medium, what will be the radioactivity status of 4 resulting molecules? क्या फाइनल जो है आउटकम रहेगा? क्या रेडियो एक्टिविटी सारे मॉलिक्यूल्स में से खत्म हो जाएगी? क्या केवल 3 ही मॉलिक्यूल्स रेडियो एक्टिविटी कंटेन करेंगे? नो। क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में रेडियो एक्टिविटी होगी? नो। सिंपल सा कंसेप्ट था जो आप पढ़ते हो सेमी कंजर्व्ड या सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि एक प्रोसेस है जो कि हमें बताता है व्हेन अ न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनता है तब हम देखते हैं 1 स्ट्रैंड ओरिजिनल टेम्पलेट मॉलिक्यूल का होता है एंड केवल एक ही स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है अपोजिट पोलैरिटी में। So half the number of molecules contains no radioactivity. बाकी सारे ऑप्शंस एकदम इनकरेक्ट थे। प्लीज एड मार्क्स अकॉर्डिंगली। 1 is the right answer of this question. Moving to the next question. Please start solving it. Please stop everyone.
योर टाइम इज ओवर. सी गाइस, क्वेश्चन था UGA इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन इन व्हाट. कोडॉन आपको पता है ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है DNA या RNA का, जो कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है. जैसे आप देखते हैं AUG मिथियोनिन को कोड कर रहा है, ऐसे ही 3 स्टॉप कोडॉन्स देखते हैं जो कि प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं या कुछ भी कोड नहीं करते. UAA, UAG एंड थर्ड वन इज UGA. क्वेश्चन था कि UGA किस में स्टॉप कोडॉन की तरह काम नहीं करता. आंसर इज ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज यू नो दैट न्यूक्लियर रीजन में अपना DNA है तो माइटोकॉन्ड्रियल रीजन में भी अपना DNA है. See guys, these are the different meanings of several codons in universal code and mitochondrial genetic code. अब क्वेश्चन क्या है, बेसिकली न्यूक्लियर एरिया का तो जो है काफ़ी याद रहता है लोगों को, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पर फोकस नहीं रहता, जो कि क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है. आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि अगर आप बात करेंगे दूसरे केसेस में तो एक प्रोबेबल मीनिंग भी या एक मीनिंगफुल कोड भी जो है अमाइनो एसिड जो है इन कोडॉन से बन सकता है. प्लीज मेक श्योर कि इनको बारे में आप याद रखें. इन तीनों कोडॉन्स जो स्टॉप कोडॉन्स हैं, इनको नॉनसेंस कोडॉन भी बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअली में ये प्रोसेस टर्मिनेट करते हैं, किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ऐड मार्क्स अकॉर्डिंगली. प्लीज स्टॉप एवरीवन, दिस इज अ सुपर इजी क्वेश्चन. ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या हैं? दे आर द शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ DNA अटैच टू द RNA प्राइमर्स ऑन लैगिंग स्ट्रैंड. जब भी आप रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ते हो, आप वहाँ देखते हो कि एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जिसको लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, एक डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं. ये फ्रेगमेंट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि DNA रेप्लिकेशन में जो आपकी मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, दैट इज योर DNA पॉलीमरेज 3, वो बेसिकली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम कर सकती है. अगर उसको वो डायरेक्शन नहीं मिलती है तो हम देखते हैं छोटे छोटे शॉर्ट सीक्वेंसेस DNA न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसाइज्ड होते हैं डिसकॉन्टिन्यूसली, एंड बाद में जब एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना होता है तो लेटर DNA लाइगेज की मदद से ये चीजें जुड़ती हैं अलॉन्ग विद मल्टीपल एंजाइम्स. तो सिर्फ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में आपको यहाँ बताना था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Please stop everyone, your time is over. Question is, a yeast mutant show decreased expression of 5' S ribosomal RNA,
5s RNA and CDC2 mRNA. In which of the following might mutation lie? आपको बताना था किसमें म्यूटेशन लाई करती है। आप जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज के अगर आप 3 टाइप देख रहे हैं, कौन कौन से 3 टाइप आप देख रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में बात करें तो स्पेसिफिकली वो राइबोसोमल आरएनए को लेकर आती है, यानी आरएनए को लेकर आती है। आरएनए के भी टाइप्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात करें तो वो एमआरएनए को लेकर आती है। एंड अगर आप आरएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में बात कर रहे हो तो वो बेसिकली टीआरएनए को लेकर आती है। अब यहाँ पर बोला गया है कि राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन है, किस चीज में म्यूटेशन हो सकता है? क्या आरएनए पॉलीमरेज 3 में होगा? नहीं। आरएनए पॉलीमरेज 1 में होगा, क्योंकि हमें इन दोनों का ही देखना है। तो स्पेसिफिकली हम 1 या 2 को तो चूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगेन उसने एमआरएनए का भी पूछा है। अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर भी नहीं। बेसिकली जो मेन चीज म्यूटेशन की है वो है टीबीपी। आप जानते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या है? एक जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यूकैरियोट्स में आप देखते हो आरएनए पॉलीमरेज अकेला काम नहीं करती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की उनको जरूरत होती है। बेसिकली आप देख रहे हो टाटा, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर रीजन है, ये जीन है, ठीक है, जो कि ट्रांसक्राइब होना है, ये आपका डीएनए है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह जो काम कर रहा है। एंड ये पर्टिकुलर रीजन है जहां से जीन ट्रांसक्राइब होकर आरएनए का एक्सप्रेशन लेकर आएगा, लेट्स से एमआरएनए का एक्सप्रेशन लेकर आएगा, फॉर एग्जांपल एक्स जीन की वजह से। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, जहां पर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आकर बाइंड होता है, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। एंड ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट में प्रेजेंट है, लगभग 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम। अगर आप देखोगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से अपस्ट्रीम रीजन में 5 प्राइम की साइट जो है ये प्रेजेंट होता है। एंड एक अगर प्रॉपरली बाइंड करता है तो एक बेसल लेवल यानी का अप लेवल ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। बिकॉज अगेन यू नो दैट यहाँ पर यूकैरियोट्स के केस में आरएनए पॉलीमरेज तो जरूरी है ही है, दे आर द मेन एंजाइम्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन में काम कर रही हैं, बट अगेन इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की भी जरूरत है। सो डेफिनेटली म्यूटेशन टीबीपी में है। गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही था तो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एवरीवन, सो योर टाइम इज ओवर। एंड जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन है कि गामा फॉस्फेट लेबल्ड एटीपी मॉलिक्यूल वाज यूज्ड टू लेबल अ डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग द निक ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, एंड ये किस चीज में रिजल्ट करेगा? ये भी एक लेटेस्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। देखिए, निक ट्रांसलेशन की अगर आप बात करते हो तो निक आप मतलब समझते हो, निकिंग करना एक टेक्निक है, बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होती है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रेडियो एक्टिव लेबल करने के लिए यूज होती है, सो दैट इसको उस रीजन को एज एन सुटेबल हाइब्रिडाइजेशन प्रोब की तरह यूज किया जा सके अगर हमें स्पेसिफिक जीनोमिक सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करना है तो। प्रोब का मतलब आप समझते हो, सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंस है डीएनए का या आरएनए का, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को जीनोम में फाइंड करने के काम आता है। काफी जगह आप इसका यूज देखते हो, पीसीआर वगैरह में भी यूज देखते हो।
तो क्वेश्चन जो था वो गामा फॉस्फेट लेबलिंग से रेलेवेंट था। तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा? क्या लेबलिंग आपको 5 प्राइम एंड पर मिलेगी, क्या 3 प्राइम एंड पर मिलेगी, या दोनों एंड्स पर मिलेगी? करेक्ट आंसर इज नो लेबलिंग ऑफ डीएनए, बिकॉज अगेन आप देखते हो कि निक ट्रांसलेशन आप बीच में जो है निक कर रहे हो, ठीक है, स्पेसिफिकली। एंड वी नो दैट जैसे जैसे चीज़ें जुड़ती हैं, यानी कि डीएनटीपीज रेप्लिकेशन में जो है आकर ऐड होते जा रहे हैं, आते तो वो एनटीपीज की फॉर्म में है, लेकिन जो जुड़ना है उनका वो एएमपी जीएमपी मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में जुड़ते हैं, जिसमें केवल और केवल अल्फा फॉस्फेट जो है वो पार्टिसिपेट करता है एंड बीटा और गामा फॉस्फेट जो है वो बेसिकली रिलीज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली गामा फॉस्फेट लेबल एटीपी मॉलिक्यूल लिया है आपने ट्राई फॉस्फेट एंड गामा पर लेबलिंग की है एंड निक ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हो, तो कोई भी लेबलिंग जो है वो आपको नहीं दिखाई देगी। फोर्थ इज द राइट आंसर। गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स अगर सही है तो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 एंजाइम्स एंड एक एंजाइम के फ्रेगमेंट का नाम आपको दिया गया है टैक डीएनए पॉलीमरेज। डिफर कैसे है क्लीनो फ्रेगमेंट से वो आपको बताना था। क्लीनो फ्रेगमेंट अगर आप बात करें डीएनए पॉलीमरेज 1, जो कि अगेन एक पॉलीमराइजेशन डीएनए रिपेयर रेप्लिकेशन में काम आने वाली एंजाइम है, जिसमें आप देखते हैं अगर आप उसका डाइजेशन करेंगे आपको एक लार्ज फ्रेगमेंट मिलेगा जिसको आप क्लीनो फ्रेगमेंट बोलते हैं, जिसके पास 2 एक्टिविटीज होती हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो आपको डिफरेंस बताना था कि क्या डिफरेंस है टैग डीएनए पॉलीमरेज में, एंड द डिफरेंस इज एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। क्योंकि क्लीनो फ्रेगमेंट के बारे में आप बात कर रहे हो वहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी है, लेकिन अगर आप टैग पॉलीमरेज जो कि स्पेसिफिकली पीसीआर में भी यूज होती है वहां पर आप देखोगे एज एन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी आपको मिलती है। एंड डी नेचर करने डी एक बहुत हाई स्टैंडर्ड, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो तभी टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है जो कि एक बैक्टीरिया से ली जाती है वो विदस्टैंड कर सकती है एंड पीसीआर के एप्लीकेशन को आगे एक सिग्निफिकेंट लेवल तक लेके जा सकती है। सो देखिए गाइस, काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टैग पॉलीमरेज के ऊपर एंड डीएनए पॉलीमरेज 1, 3 के ऊपर। यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। टैग डीएनए पॉलीमरेज के पास एक डोमेन है अमाइनो टर्मिनस पर जहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है मिडल डोमेन में। एंड जब आप बात करते हो सी टर्मिनस पर तो वहां पर पॉलीमरेज रिएक्शन भी प्रेजेंट है। सो दैट इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एंड यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना था जो कि ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको गलती से 4th बता दिया, गलती से 4th पॉइंट बता दिया। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस अगेन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। देखिए टैग डीएनए पॉलीमरेज का डिफर बताना था कि कैसे क्लीनो फ्रेगमेंट से डिफरेंट है। तो अगर आप डीएनए पॉलीमरेज 1 को देखते हो तो टुगेदर वहां पर आप देखते हो कि ये दोनों एक्टिविटी होती हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम भी होती है, 3 प्राइम 5 प्राइम भी होती है। लेकिन अगर आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को 1 को क्लीव करते हो तो आपको जो लार्ज फ्रेगमेंट मिलता है, लार्ज फ्रेगमेंट को हम क्लीनो फ्रेगमेंट बोलते हैं, वहां केवल 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मिलती है।
ठीक है। अगर आप टैग डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हो तो वहां पर ये दोनों एक्टिविटीज प्रेजेंट है। अमाइनो टर्मिनल पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है एंड आप देख रहे हो मिडिल टर्मिनल में, मिडिल पोर्शन में, डोमेन में 3 to 5 है। आपको डिफरेंस बताना था। दिस इज द राइट आंसर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपको लगा होगा कि कैसे जो है ये आंसर हो गया। डेफिनेटली दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि उसने यहाँ पर एक ही फ्रेगमेंट के बारे में पूछा है। सो दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर, बाकी सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। एज एन होल डीएनए पॉलीमरेज के पास पूरी एक्टिविटी है 5 to 3, 3 to प्राइम। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप एक लार्जर फ्रेगमेंट के बारे में बात कर रहे हो जो कि क्लीव हुआ है प्रोटीजेस से, सब टेलिसिन से, तो वहां पर आप केवल एक ही एक्टिविटी देखते हो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो एक मेजर लार्जर फ्रेगमेंट के पास होती है। एंड डिफरेंस बताना था तो वही डिफरेंस था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। Please stop everyone, your time is over. Question is the common feature of row independent and row dependent termination of transcription. Specifically आप देखते हो किसमें? आप देखते हो ये चीज़ प्रोकैरियोट्स के केस में। रो डिपेंडेंट वे में जो एक प्रोटीन है एक फैक्टर की तरह काम करता है, इंडिपेंडेंट वे में एंड डिपेंडेंट वे में टर्मिनेशन होता है। पहले इनिशिएशन, इलांगेशन, फाइनली टर्मिनेशन, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो क्वेश्चन है कि कॉमन फीचर क्या है? कॉमन फीचर जो है वो फीचर ये है कि अगेन जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्टिव सिग्नल्स हैं, वो जो न्यू फॉर्मिंग डीएनए, नेसेंट मतलब जो न्यू फॉर्मिंग आरएनए है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से जो बन रहा है, वहीं पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो कि दोनों ही मैनर में, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट टर्मिनेशन में काम करेगी। That is the common feature between both of them. Please give yourself 3 marks अगर आपका आंसर करेक्ट है। Moving to the next question. A super easy question. प्लीज स्टॉप एवरीवन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, जिसमें आप ई कॉलाई का एग्जाम्पल ले रहे हो, इज करेक्ट? ऑप्शन 1, -10 सीक्वेंस। आप देख रहे हो अगेन ये पूरा टेम्पलेट है, यहाँ पर इनिशिएशन साइट है एंड यहाँ पर आप देखते हो -10 एंड -35 सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। -10 सीक्वेंसेस ऑलवेज एग्जैक्टली 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम, ये चीज़ गलत है। लगभग 7 to 8 का डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते। इनिशिएटिंग न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज जी, नो, ए भी हो सकता है। द इंटरवेनिंग सीक्वेंस बिटवीन -35 एंड 10 सीक्वेंसेस हाईली कंजर्व, नहीं जी, कंजर्व नहीं होते हैं, कंसेंसस होते हैं। कंजर्व का मतलब बिल्कुल सेम रहेंगे हर जगह, नहीं।
कंसेंसस हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, बट किसी किसी पॉइंट पर डिफरेंस भी मिल सकता है। बचा भी यही ऑप्शन है, सही भी ऑप्शन है कि इनके दोनों का बीच का जो डिफरेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो ट्रांसक्रिप्शन कितनी एफिशिएंट तरीके से होगा उस चीज को जस्टिफाई करता है। गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही है तो। ओके गाइस, प्लीज मेक श्योर अपने मार्क्स को फॉलो करें। इसी तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें कंटिन्यू करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अनअकैडमी जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ नेहा तनेजा नाम से मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद आपको काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं, सम आर पेड कोर्सेज ऑल्सो, जिसमें आपका पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में जो है तैयारी कराई जाती है। फ्री क्लासेस भी रन करती हैं, वो भी आप एज एन डेमो जो है कंसिडर करके देखकर सीख सकते हो। पेड क्लासेस की बात करें, स्टिपुलेटेड टाइम में एक एक्यूरेट टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट कराकर प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज, PYQs, MCQs, डीप कंसेप्ट्स, एवरीथिंग, सब कुछ राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 13 इंक्लूडिंग सेक्शन ए कंप्लीट किया जाता है। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बेस्ट आप 6 and 12 मंथ का ले सकते हो। इसके अलावा आप मुझसे बात भी कर सकते हो रिगार्डिंग इट्स मोर इन्फॉर्मेशन। मुझे सिर्फ आपको मेल ड्रॉप करना है। अगर आपको पता है कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे पेड सब्सक्रिप्शन लेना है एंड कोर्सेज को जो है एक्सेस करना है, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो फीस टाइम के पेमेंट के टाइम, दैट इज नेहा, सो दैट आपको 10% डिस्काउंट टोटल फीस पर मिल जाए। प्लीज अपने मार्क्स को मेंशन कीजिए एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। हमेशा चमकती हुई साइड को ही हमें देखना है, पॉजिटिव साइड को देखना है, डिप्रेसिंग नेगेटिव साइड को नहीं, क्योंकि पॉजिटिविटी ही अपने साथ बहुत आशाएं, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आती है, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज के टेस्ट में गलतियां हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करते रहो, लर्न करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, वो मायने रखता है। इसी तरीके से हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा इफ़ यू फील सो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूले। टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो मेरे चैनल का नाम है। स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना। अगर गुरु मंत्रा डालोगे कुछ नहीं मिलेगा, इट्स गुर मंत्रा। स्पेलिंग सही डालकर टेलीग्राम ऐप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।